चला करते हैं। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग लेक्चर 4। लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी, कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस करना स्टार्ट किया था? नहीं, अभी ग्रीडी एल्गोरिथम पे अभी बात पहुंची नहीं थी। द प्रॉब्लम क्या था रीइंफोर्समेंट लर्निंग का? मल्टी आर्म बैंडिट्स। ठीक। एंड वाई वी स्टडीड विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सबसे पहले हमने, बिकॉज इट इज़ द इजीएस्ट प्रॉब्लम अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखें। वाई इजीएस्ट प्रॉब्लम? बिकॉज इसमें हम क्या कहते हैं कि एक स्टेट होती है। जब एक स्टेट होती है इट मीन्स के एजेंट के एक्शन से स्टेट चेंज नहीं होती। तो अब अगर हम देखना है कि एक्शन अच्छा है या बुरा है, हम स्टेट को नहीं देखेंगे। यूजुअली स्टेट को देख के एक्शन के अच्छे या बुरे होने को हम मेजर करते हैं। बट अगर स्टेट सेम है इट मीन्स कि प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब इसको मल्टी आर्म बैंडिट कहते क्यों हैं? बैंडिट किसे कहते हैं? डाकू इज द लिटरल मीनिंग, बट एक स्लॉट मशीन जो होती है उसको बैंडिट कहते हैं। तो यूजुअली अ स्लॉट मशीन हैज़ वन आर्म, तो वो वन आर्म बैंडिट है। बट जो प्रॉब्लम है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसका ये आर्म है, ठीक है। वी एज्यूम कि वी हैव मल्टीपल स्लॉट मशीन्स इस तरह की। सपोज मेरे पास 3 स्लॉट मशीन्स हैं, ठीक। अब अगर 3 स्लॉट मशीन्स हैं तो इस मशीन का अगर मैं ये लीवर या आर्म पुल करूँ तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मीन्स के आई विल गेट ईदर सम रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। सपोज मैंने एक दफ़ा पुल किया, मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला, कुछ वैल्यू मिली, ठीक। आई एम कॉलिंग इट R1। सेकेंड टाइम पुल किया तो हो सकता है मुझे कोई और रिवॉर्ड मिले। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम +2 मिले, सेकेंड टाइम +4 मिले, थर्ड टाइम मैं पुल करूँ तो शायद मुझे -10 मिले। तो एक स्लॉट मशीन का जब मैं ये आर्म पुल करती हूँ, सो आई कैन हैव मल्टीपल रिवॉर्ड, ठीक है, R1 से लेकर Rn तक, अगर तो मैंने इसको n टाइम इस आर्म को पुल किया। अब क्या है कि इन रिवॉर्ड्स की ना सिर्फ ये कि वैल्यूज डिफरेंट है, बल्कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी डिफरेंट है। यानी कि प्रोबेबिलिटी कि आपको R1 रिवॉर्ड ही मिले, सपोज दिस इज़ 2, दिस इज़ -3, दिस इज़ 10 और सो ऑन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कुछ और होगी और R2 की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। इट मीन्स कि हर रिवॉर्ड के आने के चांसेस डिफरेंट होंगे। सो वी से कि ईच रिवॉर्ड हैज़ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। इसी तरह ये जो सेकंड स्लॉट मशीन है, इसकी भी मल्टीपल रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक। इसके रिवॉर्ड्स भी क्या होंगे? R1, R2 एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स Rn, लेकिन ये रिवॉर्ड इनसे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हमने पुल किया तो 10 मिला, सेकेंड टाइम पुल किया तो 2 मिला, ठीक। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर दिस स्लॉट मशीन एज वेल। अगेन इनकी भी क्या होगी? डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। एंड सो इज़ द केस फॉर द थर्ड, कि थर्ड स्लॉट मशीन की भी मल्टीपल रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, डिफरेंट रिवॉर्ड्स, और हर एक की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। अब या तो इन रिवॉर्ड्स की वैल्यूज़ में फ़र्क हो सकता है, यानी हर स्लॉट मशीन की जो रिवॉर्ड की वैल्यूज़ हैं वो दूसरे स्लॉट मशीन की रिवॉर्ड से डिफरेंट हो, या ऐसे भी हो सकता है कि रिवॉर्ड सेम हो लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट हो, ठीक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल +2 हो, यहाँ पे आपको +2 मिले, लेकिन यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो, यहाँ पे 2 रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी की कुछ और हो। सो विच मशीन जो है वो अच्छी रहेगी इन द लॉन्ग रन, यानी किस मशीन में हमने मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकते हैं, हम वो उस मशीन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो रिवॉर्ड की वैल्यूज डिफरेंट हैं, प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हैं, तो एक मेजर जो हमें बता सकता है कि विच मशीन इज गुड इन द लॉन्गर रन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द रिवॉर्ड एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, और हर रिवॉर्ड को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जब आप उसको सम करते हैं, दैट गिव्स यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर दैट स्लॉट मशीन। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसको हम कहें कि 3 स्लॉट्स है ना, A, B, C। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्लॉट A विल बी क्या? जितनी भी रिवॉर्ड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, I is equal to 1 up to n, Ri मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ Ri। हर रिवॉर्ड को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 up to n, हर रिवॉर्ड को जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप उसको सम करते हैं, दैट गिव्स यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इस तरह हर स्लॉट मशीन की कोई ना कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास
आ जाएगी। एक्सपेक्टेड जी, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और एवरेज है, इसमें कोई फर्क भी है कि दोनों सेम ही चीज़ है? नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज में फ़र्क होता है। एवरेज होता है कि जब आप एक्चुअली उसको करते हैं और फिर आपके पास जो रिवॉर्ड्स आते जाते हैं आप उसका सम लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमने अभी एक्चुअली स्लॉट मशीन को यूटिलाइज नहीं किया, हमें उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ऑलरेडी पता थी। ठीक, हमें पता था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन और सैंपल की बात करें तो पॉपुलेशन का मीन तो हमें पता है, उसको हम मीन कहेंगे, जबकि अगर मैं सैंपल से उस मीन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसको मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। नहीं, पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन वो तो अलग बातें होती हैं। वो ये होता है कि अगर आपके पास सारी पॉपुलेशन अवेलेबल है तो उसके मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले कुछ और होते हैं, लेकिन अगर आपके पास सारी पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है तो जब आप सैंपल की तरफ जाते हैं तो फिर उसके मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले कुछ और होते हैं। बट वो एक्चुअल में ही उसी पॉपुलेशन की आप कुछ निकाल रहे होते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू में होता है कि इसमें प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। आपने अभी स्लॉट मशीन को एक दफ़ा भी आपने इसका लीवर पुल नहीं किया, ठीक, बट यू नो कि इस स्लॉट मशीन की रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं विद व्हाट प्रोबेबिलिटी। आपको सपोज एडवांस में ये बात पता है, मैं ये कह रही हूँ सपोज आपको एडवांस में पता है कि इस स्लॉट मशीन की रिवॉर्ड की 2 आने की प्रोबेबिलिटी सपोज 0.5 है और 3 की 0.1 है और 10 की 0.4 है, समथिंग लाइक दैट। फिर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इस स्लॉट मशीन को एक्चुअली यूटिलाइज किया हो। आपको चूंकि एडवांस में इनकी प्रोबेबिलिटीज़ पता थी तो आप इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मुझे फिनिश करने फिर मैं आपकी बताती हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी का ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, आपके पास डिफरेंट रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं हम उसको अगर एक्स एक्सिस पे लिखें और हर पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अगर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें तो जो चीज़ हमारे पास आती है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट डज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल अस कि अगर इफ दिस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हम अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम निकालें तो ऑन द एवरेज हर आउटकम के आने के चांसेस क्या हैं। यानी अभी किया नहीं है लेकिन हम पहले से कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे करें तो क्या चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस की बात करूँ, डाइस के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, ठीक। अब अगर मुझे पता है कि वो एक फेयर डाइस है तो अगर इस डाइस को सपोज मैं 600 टाइम्स रोल करती हूँ तो कितने टाइम 1 आएगा? अगर मैंने 600 टाइम रोल किया होगा तो कितने टाइम 1 आएगा? 100 टाइम्स ऑन द एवरेज। ऑन द एवरेज क्या मतलब है कि एग्जैक्टली शायद इससे कम आए, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि चूंकि प्रोबेबिलिटी सेम है सबकी तो 100 होना चाहिए। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे होगा। एक्चुअल में अगर आप उस डाइस को रोल करें तो हो सकता है 1 आपके पास एग्जैक्टली 100 टाइम्स ना आए, हो सकता है 1 आपके पास 95 टाइम्स आए। सो दैट जब एक्चुअल आता है उसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। उस एक्चुअल के बेस पे हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये जो हम बात करते हैं हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल की अगर वैल्यू को एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स निकाली जाए तो ऑन द एवरेज हम क्या एक्सपेक्ट करें। मैम जब हम ये ट्रायल कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम जो एक स्पेसिफिक सिनेरियो की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज भी तो हो रही है। एग्जैक्टली। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ हमें पहले से पता है। ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखें प्रोबेबिलिटी चेंज होती है लेकिन अच्छा अब जैसे इसकी बात करें, देयर आर 2 प्रॉब्लम, वन इज स्टेशनरी एंड द अदर इज नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम। स्टेशनरी प्रॉब्लम ये होता है कि रिवॉर्ड्स जिस प्रोबेबिलिटी से आते हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है। सपोज देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखते हैं कि किन किन तरह की होती है। अगर तो हर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम कहते हैं कि इस तरह का प्लॉट बनेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ईच आउटकम इज इक्वली टू अकर, ठीक। लेकिन जरूरत नहीं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे हो, यूनिफॉर्म हो। देयर आर सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस विच आर नॉट यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? ऐसे होती है। इसमें कुछ आउटकम्स होते हैं, जैसे ये आउटकम है, अब ये डिफरेंट आउटकम्स होंगे। सपोज ये 1 से लेकर 100 तक कुछ नंबर्स हैं और हर नंबर के हम प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। इसको ऐसे देखिए, यूजुअली क्लास में क्या होते हैं, वो जो ग्रेड्स होते हैं, कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं? A माइनस B+ करते करते D और F सपोज। तो क्या होता है, जो एक्सट्रीम ग्रेड्स, बातें नहीं शाफी, जो एक्सट्रीम ग्रेड्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक।
जबकि दरमियान के ग्रेड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसको कहते हैं कि इट्स अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट आउटकम्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। बट अगर तो ये प्रॉब्लम स्टेशनरी प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट इज स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी बाद में बात करते हैं, बट इफ इट इज स्टेशनरी तो हर आउटकम इसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकलेगा। यानी अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये कह रहे हैं कि सी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो सी की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा ही होगी, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, बट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम इन केस इफ द प्रॉब्लम इज स्टेशनरी। ठीक, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्लॉट मशीन है, हर स्लॉट मशीन के जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो किसी न किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। हो सकता है स्लॉट मशीन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो। इसका क्या मतलब है कि इस स्लॉट मशीन से जितने भी रिवॉर्ड्स आ सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन हो सकता है इस स्लॉट मशीन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ए बी सी की, बट एज लॉन्ग एज एजेंट लर्न करता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डजंट चेंज। अगर इसकी ट्रायंगुलर है ड्यूरिंग द इंटायर लर्निंग तो ट्रायंगुलर ही रहेगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड अ स्टेशनरी प्रॉब्लम, जिसमें रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं होती, जिस डिस्ट्रीब्यूशन से वो आती हैं वो चेंज नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर तो मुझे पता है कि स्लॉट ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, स्लॉट बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, स्लॉट सी की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है। सपोज स्लॉट ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू है 10, सपोज करते हैं, बी की है 20 और सी की है 5, तो विच वन इज, एजेंट को कौन सा यूज करना चाहिए, एजेंट को कौन सी स्लॉट मशीन ट्राई करनी चाहिए, बी वाली, बिकॉज इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ से आई है, हम एज्यूम करें कि हमें प्रोबेबिलिटीज पता थी, तो फिर तो लर्निंग हुई नहीं ना, इसे तो लर्निंग का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर कट प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो एक स्लॉट मशीन की, जिसकी हाईएस्ट है उसको यूज करो। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये चीज़ गिवन ही नहीं है, वी डू नॉट नो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द रिवॉर्ड्स। ठीक, जब हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पता और ना हमें ये पता है कि रिवॉर्ड की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, बिकॉज एजेंट ने अभी इंटरेक्ट नहीं किया, तो फिर हम कैसे तुक्का लगाएं, फिर हमें तुक्का ही लगाना है ना, एस्टिमेट ही करना होगा। सो व्हाट इज द मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम, द मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर गिवन अ सेट ऑफ एक्शंस, ये एक्शंस ही है ना, या स्लॉट ए को पुल करूं, या स्लॉट बी को यूज करूं, या स्लॉट सी को यूज करूं, इन तीनों में से कौन सा एक्शन एक एजेंट करे ताकि उसका जो रिवॉर्ड हो वो मैक्सिमाइज हो, और सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं, जो जो रिवॉर्ड वो आगे लेता जाता है। ठीक, सो सारे मैक्सिमाइज करने हैं। तो अब एजेंट ने लर्न करना है, दिस इज द प्रॉब्लम। और एजेंट ने क्यों लर्न करना है, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू उसको पता नहीं है। तो जब एक्चुअल वैल्यू ही नहीं पता तो वो क्या करेगा, वो एस्टिमेट लगाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। सो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लास्ट टाइम क्या कह रहे थे, ये जो सपोज 3 स्लॉट्स मशीन है, सो वी कैन से कि हम इसको एक्शन A1 कह सकते हैं, एक्शन A2 कह सकते हैं और A3। एजेंट ने इन तीनों एक्शन में से किसको चूज करना है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक, वी डू नॉट नो द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम डिनोट किससे करते हैं, ई तो यूजुअली यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग की प्रॉब्लम में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q स्टार से। Q स्टार ऑफ A1 मीन्स what is the expected value of this action which is not known, हमें नहीं पता। इसी तरह expected value of A2 को हम क्या कहेंगे, Q star A2 which is not known, and expected value of A3 क्या होगा, Q star of A3 which is not known। तो इनको हम कहते हैं actual values, these are the actual values of each action। so actual value of A1 आपको नहीं पता, actual value of A2 नहीं पता और actual value of A3 नहीं पता, वी हैव टू एस्टिमेट इट। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। उस एस्टिमेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर एक्चुअल वैल्यू को हम Q स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस्टिमेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। इट मीन्स कि हमें Q ऑफ A1 लगाना, एस्टिमेट करना पड़ेगा, वी हैव टू डिटर्मिन Q ऑफ A2 एंड वी हैव टू डिटर्मिन Q ऑफ A3। और अच्छा एजेंट कौन सा होगा, जिसका एस्टिमेट जितना एक्चुअल वैल्यू के करीब होगा, यानी उसकी लर्निंग अच्छी हुई होगी ना। सो द एजेंट विल ट्राई टू लर्न
उसके एस्टिमेट ऐसे होने चाहिए जो कि एक्चुअल वैल्यू से मिलते हों। एक्चुअली तो पता ही नहीं है नहीं पता ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू को देख के एक्शन नहीं लेता। हम आखिर में देखेंगे कि उसने एजेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं, हम उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। असल में हमने अगर डिफरेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स ट्राई करने हैं कि विच लर्निंग एल्गोरिथम इज़ बेस्ट, तो कौन सा लर्निंग एल्गोरिथम अच्छा है वो हम किस बेस पे करेंगे कि किसने अच्छा अंदाज़ा लगाया है। एजेंट को इसका नहीं पता, हम उस लर्निंग एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक्चुअल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। यानी हमें पता होंगी, एजेंट को नहीं पता। हमें मतलब ये है कि मैंने लर्निंग एल्गोरिथम्स, हम ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ेंगे, हम एप्सिलॉन ग्रीडिंग पढ़ेंगे, हम यूबीसी पढ़ेंगे, हम थॉमसन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अच्छा है, ठीक, वो इसके लिए पर हमें इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। एजेंट को इन वैल्यूज़ का नहीं पता, ठीक। अच्छा, तो हमने एस्टीमेट निकालना है कि हर एक्शन की एस्टीमेट। अभी एस्टीमेट कैसे निकलेगा, हम एक्चुअली कुछ करेंगे। हमने एक्चुअली एक दफ़ा एक स्लॉट मशीन को पुल किया, कोई वैल्यू आई, अपने साथ नोट कर ली, ठीक। नेक्स्ट टाइम किसी और स्लॉट मशीन को ट्राई करेंगे, उसकी जो रिवॉर्ड की वैल्यू आई वो नोट कर लेंगे। तो हम एस्टीमेट लगाएंगे बाय एक्चुअली ट्राइंग आउट, बाय एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। अब एक एक्शन कितना अच्छा कितना बुरा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक तो जब जब वो एक्शन लिया गया उसको कौन से कितने रिवॉर्ड्स मिलते गए, तो किस पे डिपेंड करता है, सम ऑफ रिवॉर्ड्स। और सिर्फ ये नहीं कि एक एक्शन के हमें सिर्फ रिवॉर्ड्स को देखना है, बल्कि इसको भी देखना है कि वो कितनी दफ़ा लिया गया। फॉर एग्जांपल एक A1 है, उसका एस्टीमेट फ़िलहाल 10 है, दूसरा है उसका एस्टीमेट फ़िलहाल 8 है फ़िलहाल, ठीक। यानी हमने हर टाइम पे एस्टीमेट लगाना है, हर दफ़ा हमने कोई एक्शन लेने से पहले एस्टीमेट लगाना है कि एक एक्शन कितना अच्छा कितना बुरा है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंट पे इसकी एक्शन की वैल्यू 10 आई, दूसरे की 8 आई। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला बेहतर है, सॉरी ये वाला बेहतर तो है। सपोज एक एक्शन से अभी तक हमें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं, सम ऑफ रिवॉर्ड्स, एक्शन A1 को मैंने किया और अब तक जो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते गए वो 10 मिला, और जब एक्शन A2 को मैंने किया तो मुझे उसे सम ऑफ रिवॉर्ड्स 8 मिले हैं। तो विच वन इज़ बेटर, नहीं कह सकते, बिकॉज इस पर भी डिपेंड करता है कि हो सकता है आपने A1 को 2 दफ़ा किया हो तो तब 10 रिवॉर्ड्स आए, और हो सकता है A2 का आपने सिर्फ एक ही दफ़ा किया हो। सो इट मीन्स कि एस्टीमेट निकालते वक्त हमें किसी को देखना है कि सम ऑफ रिवॉर्ड्स व्हेन दिस एक्शन इज टेकन, जब जब ये एक्शन किया गया उस टाइम रिवॉर्ड जो आता गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स दिस एक्शन हैज़ बीन टेकन। और ये जो एस्टीमेट है ये हर टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। सो दिस एस्टीमेट ऑफ एक्शंस वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइम। इसकी एग्जांपल देखते हैं, शायद फिर क्लियर हो। So values of actions are estimated using action value method। जिस तरीके से हम एस्टिमेट निकालते हैं एक्शन की, उन मेथड्स को हम कहते हैं एक्शन वैल्यू मेथड्स, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे देयर विल बी स्टेट वैल्यू मेथड्स, जिनमें एक स्टेट अच्छा है या बुरा है हम वो डिटरमिन करते हैं। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास स्टेट एक ही है, तो हम किसकी वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं, एक्शन अच्छा है या बुरा है। सो एक्शन वैल्यू मेथड डिटरमिन्स द एस्टिमेट ऑफ एक्शन एट टाइम स्टेप t। हर टाइम स्टेप पे हम एक्शन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या है कि द एस्टिमेट ऑफ एक्शन A एट टाइम t इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कहते हैं, इज डिफाइंड एज सम ऑफ रिवॉर्ड्स व्हेन A टेकन प्रायर टू t। यानी अभी मैंने डिसाइड करना है कि इसका एस्टिमेट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू 5 है, मैंने डिसाइड करना है कि इस एक्शन का एस्टिमेट क्या है। तो t इक्वल टू 5 से पहले जब जब ये एक्शन A लिया गया तो जो जो रिवॉर्ड आते गए हम उनको सम करते गए, डिवाइड बाय इससे पहले हमने इस एक्शन को कितनी दफ़ा लिया है। तो अब इस वाली बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है। ये क्या शो कर रहा है, सम ऑफ रिवॉर्ड i वेयर i इज फ्रॉम 1 टू t माइनस 1। ये t से पहले अब तक जितने भी रिवॉर्ड्स हैं उन सब को सम करना है, लेकिन हर रिवॉर्ड को सम नहीं करना, उन रिवॉर्ड को सम करना है
जब एक्शन कौन सा लिया गया था, दिस पर्टिकुलर ए, यानी इससे पहले टी से पहले आपने जरूरी नहीं कि एक ही एक्शन लिया हो, टी से पहले आपने हो सकता है A1 भी लिया हो, A2 भी लिया हो, A3 भी लिया हो। तो अगर आपने A1 की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो आपने सिर्फ उन रिवॉर्ड्स को सम करना है वेयर द एक्शन वाज A1। तो ये जो चीज़ है आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट 1। प्रेडिकेट 1 इज़ अ रैंडम वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ ईदर 1 और 0। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब एक्शन AI इज़ A। ठीक, इसी तरह नीचे हम क्या सम कर रहे हैं, 1 से लेकर t-1 तक जब जब एक्शन A लिया गया है हम उसको सम करते रहें। तो अगर आपको इस मैथमेटिकल इक्वेशन की समझ नहीं आ रही है, इस एग्जांपल से देख लें। सो इनिशियली क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, हर एक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें नहीं पता, एवरी एक्शन इज इक्वली गुड और बैड फॉर अस। सपोज स्टेप 1 टाइम इज इक्वल टू 1 पे हम ब्लाइंडली कौन सा एक्शन लेते हैं, A1। A1 का क्या मतलब है कि हमने स्लॉट मशीन पहली वाली को लीवर पुल किया, हमें रिवॉर्ड क्या मिला, 2। तो अब हमने किसकी एक्शन वैल्यू अपडेट करनी है, A1 की। तो A1 की एस्टिमेट क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, एक ये एक्शन एक ही दफ़ा लिया गया तो नीचे 1 होगा, और सम ऑफ द रिवॉर्ड्स 2 तो द वैल्यू इज 2। टाइम स्टेप 2 पे जब एक्शन A2 लिया गया है तो अब किसकी एक्शन वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ A2 की। यहाँ पे नजर आ रहा है माउस, अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जब भी एक्शन लिया जाएगा उसी का रिवॉर्ड उसका एस्टिमेट होगा। t इज इक्वल टू 3, अब हम एक्शन A1 ले रहे हैं तो अब रिवॉर्ड क्या आ रहा है, 4। तो अब तक कितनी दफ़ा एक्शन लिया गया था, है 2 दफ़ा, 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2, द वैल्यू इज 3। इसी तरह हम हर एक्शन, तीनों एक्शंस की वैल्यूज को हमने सारा अपडेट कर लिया जी। ये नंबर ऑफ टाइम्स एक्शन A1 इज टेकन इज 1। ठीक, तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ रिवॉर्ड्स को सम कर रहे हैं बल्कि डिवाइड करें द नंबर ऑफ टाइम दैट एक्शन हैज बीन टेकन। यस, इट्स सिंपल एवरेज। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं सैंपल एवरेज मेथड। हम एवरेज ही फाइंड करें। अब देखिए ये एवरेज है, ये एक्चुअली एक काम हो रहा है और हम उसका एवरेज फाइंड करें। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जो आपको पहले से पता होती है बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटीज। अब ये जो एवरेज है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब कब जाएगी, इफ यू द नंबर ऑफ टाइम्स यू टेक दिस एक्शन बिकम्स वेरी लार्ज। जी, तो फार्मूला तो वो था समेशन i = 1 तो वो t-1 तक है ना, ये नीचे, हाँ t-1 t-1 तक है, ऊपर भी और नीचे भी t-1। तो हम जब थर्ड उस पे एक्शन करें, जब A1 हो रहा है तो t-1 करेंगे तो वो तो 2 तक जाता है। यस, आप ये कह सकते हैं कि असल में एवरेज तो फुल नहीं है इसका जी, ओके हुआ, फिर उसके एवरेज निकाला, फिर जो तीसरा ऐड होगा अगर आप 3 पे आप उसको कि वो तो कंप्लीट 4 में हुआ है वो इसका मतलब। इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि t = 3 पे, अच्छा यस, कि यहाँ पे सिर्फ इसका नहीं ये होना चाहिए था और ये फिर बाद में आना चाहिए था। इससे नीचे वाले स्टेप पे होना चाहिए था ना। ठीक, बट यू गॉट द आइडिया कि करना क्या है सैंपल एवरेज मेथड में। अगर इस फार्मूले के मुताबिक जाएं तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले वाले रिवॉर्ड्स को ऐड करना है और डिवाइड बाय उससे पहले कितनी दफ़ा वो लिया गया है। ठीक, मैम इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी ये जो एग्जैक्टली इसी में फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 0 से स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करें, बट चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्या हो रहा है इसमें, कि अगर एक एक्शन अच्छा है या बुरा है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफ़ा वो एक्शन किया है और अब तक कितनी दफ़ा आपको उसका रिवॉर्ड मिल चुका है। लेकिन मैम इस बात से फर्क पड़ता है ना कि एक मशीन को मैं 4 दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ और एक Yes, को 5 दफ़ा, exactly. उस बात पे तो फर्क पड़ेगा। इसे तो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, अब जी एवरेज के साथ चेंज होगी ना। यस, एवरेज से चेंज होगी। अब ये एवरेज कब एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वल होगी, एस्टिमेट कब ट्रू वैल्यू की इक्वल होता है, एक एवरेज कब एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वल होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कॉइन है जिसके हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, जिसकी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5, अगर आपने उस कॉइन को सिर्फ 3 दफ़ा ही टॉस किया है तो हो सकता है कि पास 3 टाइम्स हेड आए, तब तो एवरेज जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप उस कॉइन को सपोज 1000 दफ़ा टॉस करेंगे तो अब फिर आप कह सकते हैं कि ऑन द एवरेज आपके पास हाफ ऑफ द टाइम्स
टेल और हेड आया है। अब तक जितनी भी बातें की थी वो हमारी लेक्चर 3 ही था। सैंपल एवरेज मेथड में क्या होता है? वी फाइंड एस्टिमेट्स ऑफ एक्शन वैल्यूज बाय द फॉलोइंग मेथड। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है इस नोटेशन को। ये नोटेशन क्या कहती है कि ये जो क्यू है ये हर एक्शन की होता है, यानी आप हर एक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं और हर एक्शन की एक ख़ास टाइम स्टेप पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सपोज मैं ए ही एक्शन को कंसिडर करूं तो मैंने यहाँ से ए हटा दिया। सो व्हाट इज़ क्यू एन? किसी एक एक्शन की क्यू एन वैल्यू क्या होगी कि nth टाइम स्टेप पे उसका क्या एस्टिमेट है? इट विल बी इक्वल टू ऑल द रिवॉर्ड्स जो कि उस एक्शन को लेके हमें रिसीव हुए हैं टिल n-1 डिवाइडेड बाय वो एक्शन n-1 टाइम्स किया गया है। ठीक, सो दिस इज सैंपल एवरेज मेथड। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर बेसिकली फाइंडिंग द एवरेज। हम एस्टिमेट लगा रहे हैं बेस्ड ऑन द एवरेज। कैन वी डू दिस इंक्रीमेंटली विदाउट स्टोरिंग ऑल द रिवॉर्ड्स? या तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए R1 से लेकर Rn-1 तक मेरे पास सारी वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए। ठीक, और अगर सारी वैल्यू मौजूद ना भी हो तो मेरे पास अगर रनिंग सम हो, व्हाट इज रनिंग सम? सम इज इक्वल टू सम प्लस R1, फिर अगर R2 आता है तो सम प्लस R2, फिर अगर R3 आता है तो सम प्लस R3। सो दिस इज कॉल्ड अ रनिंग टोटल। तो अगर पिछली वैल्यूज आपसे लूज हो भी जाए इट्स ओके, बट इसका एक और तरीका भी है, और वो तरीका क्या है? I have written Qn is equal to sum of I is equal to 1 up to n-1 Ri 1 by n-1। फार्मूला यही है ना? ठीक, अगर किसी एक्शन या एक पर्टिकुलर एक्शन की बात करें, इसलिए मैं बार बार ए नहीं लिख रही। हम एक एक्शन को हमने फिक्स कर लिया है, उस एक्शन की nth टाइम स्टेप पे क्या वैल्यू है? इट इज इक्वल टू 1 by n-1 द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन टेकन मल्टीप्लाई बाय दी सम ऑफ द रिवॉर्ड्स जो कि हमें मिले हैं। अगर मैं इसको Qn+1 करूँ तो क्या बन जाएगा? अगर n के लिए ये फार्मूला है तो n+1 के लिए क्या फार्मूला होगा? 1/n I इज इक्वल टू 1 अप टू n Ri। देन इस चीज़ को, इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? I इज इक्वल टू 1 अप टू n-1 Ri, और क्या इसमें से मैंने निकाल दिया है? ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है? R1 से लेकर Rn तक जा रही है। ठीक, मैं अगर उसे Rn को अलग लिख दूँ तो अब ये वैल्यू कहाँ से जा रही है? 1 से लेकर n-1। तो दिस इज द सम ऑफ 1 से लेकर n-1 रिवॉर्ड्स प्लस दिस इज द nth रिवॉर्ड। कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली इसको हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, मैथमेटिकली भी चेंज नहीं कर रहे। जिनको समझ नहीं आया इधर ही रोक लें। देखें, पहले इस फार्मूले पे सब एग्री करते हैं। व्हाट इज दी, ये फार्मूला क्या कह रहा है कि किसी भी एक्शन की nth टाइम स्टेप पे क्या वैल्यू है? वो है सम ऑफ द रिवॉर्ड्स Ri, वेयर I गोज फ्रॉम 1 to n-1। इससे पहले इस एक्शन को लेके हमने जितने जितने रिवॉर्ड्स लिए हैं उन सब को सम करके हमने किस पे डिवाइड किया है? n-1 पे। ठीक, अगर ये फार्मूला n के लिए इस तरह है तो n+1 के लिए क्या होगा? तो अगर n+1 हो जाएगा तो n-1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये n-1 भी क्या हो गया? n हो गया। अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, दिस इज अ एक्सप्रेशन जो कि रिवॉर्ड्स को ऐड कर रहा है फ्रॉम 1 अप टू n। मैंने इससे, यानी इसमें ये एक्सप्रेशन किसकी इक्वलेंट है? दिस इज इक्वलेंट टू R1
प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn-2 Rn-1 प्लस Rn। हमने इस वाले को दोबारा से एक टर्म बना लेना है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, दिस इज I इज इक्वल टू 1 अप टू n-1 Ri, और Rn को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक, कर क्यों रहे हैं वो अभी समझ आ जाएगी, इसका एक मकसद है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/n n-1 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं पहले वाले टर्म के साथ और डिवाइड भी कर रहे हैं। मैथमेटिकली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ठीक, किसी भी टर्म के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, Qn+1 इज इक्वल टू 1/n n-1 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं किसको, समेशन I को, वेयर I इज फ्रॉम 1 अप टू n-1 प्लस Rn को। अगर मैं n-1 को बाहर रखूं और इस चीज़ को ऐसे लिखूं, 1/n-1 मल्टीप्लाई I इज इक्वल टू 1 अप टू n-1 Ri प्लस Rn, तो ये क्या चीज़ है, ये जो ये Qn-1 है। गुड, सो दिस इज Qn-1। असल में ये सारे कार्य हम क्यों कर रहे हैं, Qn+1 को हम Qn की ही टर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, अब इस अंदर की टर्म्स को खोलें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n Qn-1 माइनस Qn-1 प्लस Rn। ये n को इससे मल्टीप्लाई किया और -1 को भी इससे मल्टीप्लाई किया प्लस Rn। ठीक, क्लियर है या नहीं क्लियर? अच्छा, फिर इस n को हम अगर अंदर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज Qn-1। इधर इसको पहले ऐसे कर लें, इसको ऐसे रहने दें, 1/n n Qn-1, इसको मैं प्लस Rn माइनस Qn-1 लिख सकती हूँ ना, आगे पीछे कर लिए सिर्फ। नाउ ये n जब इसका डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा Qn-1 प्लस 1/n Rn माइनस सॉरी यहाँ पे गलती की है, ये जो चीज़ है दिस इज नॉट Qn-1, ये क्या चीज़ है, ये Qn है। अगर एक चीज़ n-1 तक जा रही है तो वो Qn है, नॉट Qn-1। ठीक है, ये भी Qn है, ये भी Qn है। सो बेसिकली दिस इज Qn Qn Qn। आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, your Qn+1 is basically Qn plus 1/n Rn minus Qn। ठीक, वही एवरेज वाले मेथड का, एवरेज वाला मेथड क्या था, इसके एवरेज वाला मेथड क्या कह रहा था, वो कह रहा था Qn+1 इज इक्वल टू व्हाट, 1/n I इज इक्वल टू 1 अप टू n Ri। वो ये कह रहा था कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर आपने किसी एक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो ये है, दिस इज कॉल्ड एवरेज सैंपल मेथड। इसमें आप एवरेजिंग ही करें ना, सम को डिवाइड करें n पे, उसी चीज़ से हम एक न्यू चीज़ लेके आए हैं, इसको हम कह रहे हैं इंक्रीमेंटल अपडेट मेथड। और इस पे क्यों लेके आ रहे हैं, क्या ये चीज़ आपको फैमिली लग रही है? नहीं, मशीन लर्निंग के कोर्स में से किसी चीज़ पे ज़रा गौर करें जी। मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम वेट्स को चेंज करते हैं। न्यू वेट कैसे डिटरमिन करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रीवियस वेट प्लस सम लर्निंग रेट इनटू द लॉस। याद है? नहीं याद तो कोई बात जी। ये सम ऑफ रिवॉर्ड्स हैं, सम ऑफ रिवॉर्ड्स टिल प्रीवियस, नॉट ओनली सम, इसमें एवरेज है ना, इसमें ये इस स्टेप से पहले तक जो एक्शन की वैल्यू थी ये वो है,
एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, वही जो यहाँ से नहीं एवरेज वैल्यू, ठीक। सो ये क्या चीज़ है? इट इज़ दिस फार्मूला इज ऑफ द फॉर्म न्यू एस्टीमेट इज इक्वल टू ओल्ड एस्टीमेट प्लस 1 और n को मैं स्टेप साइज कह सकती हूँ, ठीक। इसको फिलहाल चलें, आई एम सेइंग कि इट्स अ वैल्यू समथिंग, और Rn आपके पास न्यू एस्टीमेट, सो न्यू एस्टीमेट इज द प्रीवियस एस्टीमेट प्लस 1 ओवर Rn, सॉरी 1 ओवर n, इस 1 ओवर n को मैं कह रही हूँ स्टेप साइज, जनरलाइज कर रही हूँ, बात है नहीं। Rn क्या चीज़ है? कौन सा रिवॉर्ड है कि अगर आप एक एक्शन की n+1 पे वैल्यू दे रहे हैं तो उससे पिछला जो रिवॉर्ड अभी आपको अभी मिला है ये वो है बिल्कुल लास्ट रिवॉर्ड Rn वाला। सो बेसिकली आपको जो रिवॉर्ड मिला था दैट वाज योर टारगेट, और Qn क्या था? ये उस लास्ट टाइम इंस्टेंट पे आपका एस्टीमेट था। मैं कहती हूँ, एक मिनट देखें, Qn+1 क्या है? n टाइम स्टेप्स गुजर चुके हैं, n टाइम स्टेप्स गुजर चुके हैं, अब आप n+1 पे आ गए। अब आपने n+1 पे एक एक्शन की वैल्यू निकाली है कि वो एक्शन की क्या वैल्यू है, उसका एस्टीमेट क्या है, उस एक्शन का नया एस्टीमेट निकाला है। सो Qn+1 इज Qn। Qn क्या था? हमारा पिछला एस्टीमेट था, ओल्ड एस्टीमेट ऑफ दिस एक्शन प्लस इस 1 और n को फिलहाल मैं कह रही हूँ स्टेप साइज। Rn क्या चीज़ थी? वो रिवॉर्ड जो कि हमें कब मिला था? n पे मिला था, पिछले टाइम स्टेप पे। और Qn क्या था? हमारे पिछले स्टेप का एस्टीमेट। तो हम एस्टीमेट लगा रहे थे कि Qn आएगा, हमारा एस्टीमेट Qn था, लेकिन रिवॉर्ड हमें कौन सा मिला? Rn। सो ये वही है टारगेट माइनस एस्टीमेट, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लॉस जो आप मशीन लर्निंग में करते हैं, ठीक। सो आपका नया एस्टीमेट क्या होता है? हमेशा ओल्ड एस्टीमेट में आप कुछ चीज़ ऐड करते हैं, ठीक। ये स्टेप साइज क्या था मशीन लर्निंग में? लर्निंग रेट, गुड, ठीक, अल्फा जिसको हम कहते थे। उसको अगर आप बहुत बड़ा करते थे तो भी उसका नुकसान होता था, बहुत छोटा करते थे तब भी उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। इसमें ये जो स्टेप साइज है ये वो नंबर ऑफ सैंपल है, ये 1 और n है फिलहाल, वही सैंपल है ना, सैंपल के अब तक हमने कितनी दफ़ा वो एक्शन किया है इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझा सकते हैं। करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको इससे भी बता रही हूँ कि उसी सैंपल एवरेज मेथड को हम मशीन लर्निंग वाले प्रॉब्लम में लेके आ चुके हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी अगर आप एक एस्टीमेट लगाते हैं सो दैट इज बेसिकली ओल्ड एस्टीमेट प्लस यू विल टेक अ स्टेप साइज इन ऑर्डर टू मूव द टारगेट, इन ऑर्डर टू मूव योर एस्टीमेट क्लोजर टू द टारगेट, ठीक। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल स्टेप साइज की वैल्यू क्या है? 1 ओवर n है। अभी अल्फा की बात नहीं, अभी इस पे अल्फा को कन्वर्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि स्टेप साइज हमारे पास 1 ओवर n ही है, अभी अल्फा में कन्वर्ट नहीं हुआ। देखें, अल्फा कोई एक वैल्यू होगी ना जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि 1 और n तो आपके पास हर दफ़ा चेंज हो रहा है। तो कब हमने 1 और n यूज़ करना है, कब हमने अल्फा यूज़ करना है, उसमें हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल दिस इज़ 1 ओवर n। सो एग्जाम्पल देखते हैं इंक्रीमेंटल। सो क्या है? न्यू एस्टीमेट इज बेसिकली, न्यू एस्टीमेट इज योर old estimate plus some step size which in this case is 1 over n multiply Rn was the target जो हमें मिलना चाहिए था, जो मिलता है, और Qn हमारा उसका एस्टीमेट है। जी नहीं, सिंपली मैंने 1 over n को स्टेप साइज कहा हुआ है। देखें, इसी फार्मूले को मैं अब कुछ वर्ड्स दे रही हूँ ना, तो Qn+1 इज माई न्यू एस्टीमेट ऑफ एन एक्शन, Qn was the old estimate, 1 और n को मैं स्टेप साइज कहा हुआ है, ठीक। यानी हर दफ़ा अब हम देखते हैं, अच्छा, सो स्टेप साइज 1 ओवर n, Rn इज द टारगेट, Qn इज द ओल्ड एस्टीमेट। स्टेप साइज हमें ये बता रहा है कि इस वैल्यू को आपने कितना वेट देना है। देखें, हमारा न्यू एस्टीमेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ओल्ड एस्टीमेट पे प्लस इस वैल्यू पे, ठीक। और इस वैल्यू को हम कितना वेट दे रहे हैं वो स्टेप साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे n की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। 1 ओवर n क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा।
इट मीन्स कि अब उस न्यू एस्टीमेट विल बी, उसमें चेंजेस अब कम आती जाएंगी, वो स्टेबल होता जाएगा। ठीक, सो हम कहते हैं वैल्यूज कन्वर्ज हो रही है। ठीक, तो इसको हम स्टेप साइज कह रहे हैं। लेकिन फिर हमने मशीन लर्निंग में ये पढ़ा था कि समटाइम्स सिर्फ कन्वर्जेंस का इशू नहीं होता, बाज़ औक़ात हमने इसको वेरी करना होता है, कोई फिक्स रखना होता है ताकि हम कन्वर्ज भी कर सकें और हम ज़रा एफिशिएंटली भी कन्वर्ज कर सकें। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 1 और n को हम स्टेप साइज कह रहे हैं, बट 1 और n विल नॉट बी द स्टेप साइज ऑलवेज। देयर विल बी सम इंस्टेंसेस जहाँ पे हम स्टेप साइज 1 और n यूज़ नहीं करेंगे, उसकी अपनी रीजंस हैं। ठीक, बट फिलहाल द स्टेप साइज इज 1 और n। अब इसकी एग्जांपल ये है, अगेन इसको आप साथ साथ करते जाएं। ये गूगल स्लाइड्स पे मेरा ये पेन काम नहीं करता, आप लोग इसकी वैल्यू निकाल दे जाएं। मैम ये जो आपने टारगेट वैल्यू बता रहे हैं, ये जो टारगेट वाली वैल्यू है, ये असल में क्या है? ये इसमें पिछले, ये टारगेट है कि उसको पिछले में रिवॉर्ड क्या मिला था, उसको एक्चुअली क्या चीज़ मिली, दैट वाज Rn, और उसका एस्टिमेट क्या था कि जब उसने वो एक्शन लिया। देखें हम डिफरेंट टाइम स्टेप्स ले रहे हैं ना, n+1 इज द n+1 टाइम स्टेप। इससे पिछले वाले टाइम स्टेप में हमने कुछ एस्टिमेट किया होगा ना, हम हर टाइम स्टेप एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो हमारे पिछले टाइम स्टेप का एस्टिमेट Qn था, हमें लग रहा था कि इस टाइम स्टेप पे एक्शन की ये वैल्यू है, लेकिन फिर हमें उस एक्शन को करके जो एक्चुअल रिवॉर्ड मिला था दैट वाज Rn। सो Rn इज द एक्चुअल रिवॉर्ड जो उस एक्शन को करके मिला, और उस टाइम पे जो हमारा एस्टिमेट था कि ये एक्शन की वैल्यू ये है, दैट इज Qn। एग्जाम्पल करते हैं, होपफुली समझ आ जाएगी। सो टाइम स्टेप 1 एक्शन A1 लिया, रिवॉर्ड 2 आया। प्रीवियस एस्टिमेट क्या था, अगर हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है Qn, तो प्रीवियस एस्टिमेट वाज Q0 विच वाज 0 प्लस 1 और n। एक्शन कितनी दफ़ा लिया गया, एक दफ़ा लिया गया, रिवॉर्ड क्या मिला 2 एंड प्रीवियस वैल्यू वाज 0। तो फिलहाल तो Qn+1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके साथ नोट करते जाएं। फिर आपने A2 लिया, रिवॉर्ड 5 आया। ठीक, अगेन इसका प्रीवियस एस्टिमेट 0 था, हर एक्शन का इनिशियल एस्टिमेट 0 है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1 और n। ये एक्शन भी फर्स्ट टाइम लिया गया, एक्चुअल रिवॉर्ड 5 आया और हमारा एस्टिमेट क्या था 0। तो वैल्यूज वही आएंगी जो सैम्पल एवरेज से आई हैं। ठीक, अब A1 देखें। अब A1 को जब हम कर रहे हैं तो रिवॉर्ड क्या आ रहा है 4। तो हमारा एस्टिमेट क्या था उसका 2 था ना। A1 को जब हमने थर्ड दफ़ा किया तो प्रीवियस एस्टिमेट उसका क्या आया था 2 आया था। तो प्रीवियस एस्टिमेट वाज 2। ये एक्शन हमने 2 दफ़ा लिया 1/2। अभी जो रिवॉर्ड मिला है दैट इज क्या 4 माइनस 2। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमारा एस्टिमेट 2 था, अभी रिवॉर्ड 4 मिला है। तो 4 माइनस 2 क्या बनता है 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3। सो द न्यू एस्टिमेट इज 3। इस तरह हम एस्टिमेट्स को अपडेट करते जाएंगे। रिवॉर्ड इसका डिक्रीज हो गया। यस, बिकॉज 2 टाइम स्टेप में आपको 6 मिल जी n बढ़ गया। n बढ़ गया जी 1। वो एक्शन एक दफ़ा लिया है ना, ठीक, n इंक्रीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्शन A1 को 2 दफ़ा किया है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड टाइम पे वैल्यूज़ वही आएंगी जो कि पहले आ रही थी, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इस फार्मूले में हमें पिछले सारे रिवॉर्ड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली ये फार्मूला हमें बता रहा है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। योर न्यू एस्टिमेट इज़ बेसिकली योर ओल्ड एस्टिमेट प्लस सम वैल्यू ऐड टू इट। अब कितनी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक। तो अगर तो प्रॉब्लम स्टेशनरी है, अब स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी की बात करते हैं। अगर तो प्रॉब्लम स्टेशनरी है, इट मीन्स कि एक एक्शन की रिवॉर्ड्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो फिर तो ये फार्मूला बेहतर काम कर रही है। हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक्शंस ज़्यादा करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक एक्शन को अगर आपने स्टार्ट में 10 दफ़ा किया है, उस टाइम उसकी वैल्यू आएगी, और फिर वो एक्शन सपोज आप 1000 दफ़ा करते हैं, फिर उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो व्हाट डू यू से नहीं, देखें एक एक्शन, मेरे कहने का मतलब है कि एक एक्शन की वैल्यू में ड्रास्टिक चेंज कब आता है, स्टार्ट में आएगा ना,
जब वो नंबर ऑफ टाइम्स कम लिया जाएगा। लेकिन उस एक्शन को अगर आप बार बार करते जाएं तब तो आपका एस्टिमेट अच्छा होना चाहिए ना। इट मीन्स कि फिर तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। इट मीन्स कि उस एक्शन को करके अभी जो आपको रिवॉर्ड्स बाद में मिले हैं उनका इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक एक्शन जिसको आपने फॉर लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर लिया है, उसका ये वाला जो वैल्यू होगी इसका वेट ज़्यादा होगा, इस वाली वैल्यू की वेट कम होगी। रीज़न क्या है? बिकॉज उस एक्शन को आपने लार्ज नंबर ऑफ टाइम कर लिया है, तो डिनोमिनेटर जब बढ़ गया है तो ये वेट छोटा हो गया है। जब ये वेट छोटा हो गया, इट मीन्स कि उस एक्शन के रीसेंट रिवॉर्ड को जो कि अभी आपको मिला है आप कम वेट दे रहे हैं। एक एक्शन स्टार्ट में बड़ा अच्छा होता रहे तो अच्छी बात है। आखिर में अगर उसका कोई एक वैल्यू गलत आ भी गई है तो हम क्या कहेंगे? यानी इसका पास्ट अच्छा है ना, इसके पास्ट को ज़्यादा मिलना चाहिए। तैयब क्लियर है या नहीं? यस मैम। सो आप ही बताएं फिर ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको? एक एक्शन विच हैज़ बीन टेकन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, उस केस में उसकी न्यू वैल्यू किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होनी चाहिए? क्यू एन पे। यस, बिकॉज वो इतनी दफ़ा लिया जा चुका है कि ये वेट छोटा हो गया है, ठीक। तो इसमें जो रीसेंट रिवॉर्ड है वो इतना मैटर नहीं करता। जो बात कर रही हैं ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें इन्वायरमेंट देता है ना। दिस इज आर एन इज द रिवॉर्ड एट द लास्ट टाइम स्टेप। यहाँ पे देखें करंट टाइम, इस एग्जाम्पल के मुताबिक करंट टाइम। तो जो हमने उसको फार्मूले में चेंज किया वो क्यों कर रहे हैं हम फार्मूले ताकि सारे सेव ना करना पड़े। यस, फार्मूला वही देखें, आंसर्स वही आएंगे। फार्मूला क्यों चेंज किया? एक तो हमें सारे रिवॉर्ड्स को सेव नहीं करना पड़ रहा, वो तो हम फिर भी कह रहे थे ना कि सम प्लस करते जाएंगे तो इट्स ओके। लेकिन इसका एक और फ़ायदा है, इसको हम इस फार्मूले को हमने एक तो मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिथम की शेप दे दी है, दूसरा अब स्टेप साइज सैम्पल एवरेज मेथड में द स्टेप साइज विल ऑलवेज बी 1 और n। मैम आप एक एग्जांपल सोल्व कर सकती हैं? ये एग्जाम्पल है ना? नहीं मैम ये तो है लेकिन वैसे समझने के लिए। चल अभी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास t जो है ना वो 6 है, ठीक है, और मेरे पास इट मींस कि 1 2 3 एक ए मशीन है। आपने एक्शन कौन सा लिया? A1 लिया है, यस ठीक। अभी हम मिसाल ले रहे हैं A1 की ठीक। बेस पे हम बात करेंगे। चलें, तो मैंने पहले 3, उसका रिवॉर्ड 3 था, ठीक फिर उसका रिवॉर्ड 2 था, ठीक और फिर उसका रिवॉर्ड 3 था, फिर 2 था, और फिर 6 था। अब इधर तक हम आ गए, ठीक। अब हमें छठा स्टेप लेंगे, ठीक। तो अब वो कैसे लेंगे? अब दो फार्मूले हैं। अगर हम सैम्पल एवरेज मेथड के थ्रू लेंगे सही है। तो सैम्पल एवरेज मेथड आपको क्या बताएगा कि 6th इंस्टेंट पे जाने से पहले प्रीवियस 5 इंस्टेंट्स के रिवॉर्ड्स को सम करो और डिवाइड करो वो एक्शन कितनी दफ़ा लिया गया है, ठीक। तो क्या आएगा? 3 6 6 6 12 12 4 16 16 डिवाइड बाई 5 जो भी वैल्यू आ गई, यही वैल्यू आपके पास इंक्रीमेंटल अपडेट से आएगी। लेकिन इंक्रीमेंटल अपडेट क्या करता है? वो हर एक पे Q को फाइंड आउट करता जा रहा है और उसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब Q1 क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पे Q2 क्या आ जाएगा? 2 + 3 5 5 by 2 2.5। Q3 क्या आ जाएगा? 2.5 + 3 5.5 5.5 डिवाइड बाई 3 जो भी वैल्यू आती है 2.4 समथिंग। सपोज Q4 आ गया 1.6, Q5 आ गया 3.2 सपोज। अब Q6 क्या निकालेंगे? सो नाउ Q6 विल बी दिस वैल्यू 3.2 प्लस कितनी दफ़ा एक्शन लिया गया है? 5 दफ़ा, 6 दफ़ा। यहाँ पे पिछला रिवॉर्ड क्या है? 6 और ये वैल्यू क्या है? 3.2। तो वैल्यू सेम ही आएंगी बिकॉज ये फार्मूला इसी फार्मूले से ही निकला है। हम ये रिवॉर्ड्स को ऐड नहीं करते हैं सारे उसको। इस वाले फार्मूले में क्या हो रहा है कि Qn में ऑलरेडी रिवॉर्ड ऐड हो रहा है। कहाँ गया फार्मूला? ये जो आप कह रहे हैं ना ये Qn, इसमें रिवॉर्ड्स ऐड अप होते जा रहे हैं। क्वेश्चन किनका था? आपका था? फिर नहीं, क्वेश्चन रिवॉर्ड्स ऐड वाला क्वेश्चन किनका था? जिनका भी था। बेसिकली इंक्रीमेंटल अपडेट जो है ये इसी फार्मूले से ही निकला है, कोई और फार्मूला नहीं है। तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, ठीक। आंसर कब डिफरेंट आएगा? जब ये स्टेप साइज में 1 और n कंसिडर ना करूं। तो इट मीन्स कि दिस इज अगेन द सैम्पल एवरेज मेथड, बट इफ आई चेंज दिस 1 और n टू सम कांस्टेंट वैल्यू then the method will not be sample average method, ठीक। क्योंकि 1 और n की वैल्यू हर टाइम स्टेप के साथ चेंज हो रही है।
इंक्रीमेंटल नहीं होगा। फिर वो इंक्रीमेंटल अपडेट होगा लेकिन सैंपल एवरेज नहीं होगा। इंक्रीमेंटल अपडेट का फॉर्मूला आया है सैंपल एवरेज से ही, बट एज लॉन्ग एज वी यूज 1 और n इन दिस इंक्रीमेंटल अपडेट, दिस इज द सैंपल एवरेज मेथड। बट इस 1 और n को अगर मैं चेंज करके कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा दूं तब फिर ये सैंपल एवरेज नहीं रहेगा, इसको सिंपल इंक्रीमेंटल अपडेट कहेंगे। ठीक, करते क्यों है? अब ये एक बात है कि व्हाई डू वी नीड टू चेंज दिस वैल्यू टू अ कांस्टेंट वैल्यू? बिकॉज देखें हमने क्या कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी तो रिसेंट रिवॉर्ड्स का इफेक्ट इतना नहीं होगा। दैट इज ओके विद अस एज लॉन्ग एज द प्रॉब्लम इज स्टेशनरी। बट इफ द प्रॉब्लम इज नॉन स्टेशनरी इट मीन्स कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है रिवॉर्ड्स की। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है इट मीन्स कि फिर रीसेंट रिवॉर्ड भी मैटर करता है। ठीक, इट इज जस्ट लाइक, अच्छा अब मल्टीपल बेडेड का जी यस, अब इस 1 और n की जगह हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे, अल्फा जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मल्टी आर्म बैंडेड का कोई रियल एप्लीकेशन क्या है कि यू हैव अ वेबसाइट जिस पे आपने मल्टीपल एड्स दिखाने का ऑप्शन है। ठीक, आपने चूज करना है कि वो वाला ऐड लगाना है जिससे मल्टीपल क्या हो जाए, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक, तो इस केस में दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी आर्म्ड बैंडेड। अब एज लॉन्ग एज के उस एड्स की प्रोबेबिलिटी है, पता है कि इस एड ने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है ऑन द एवरेज, इसने इतना है, वो सेम रहता है तो फिर तो ठीक है। बट व्हाट इफ आफ्टर सम टाइम एक ऐड आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के चांसेस उसके हो जाएं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, तो उस केस में ये वाला फार्मूला जो है हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दिस फार्मूला इज गिविंग लेस वेट टू द रीसेंट रिवॉर्ड्स। और जब प्रॉब्लम नॉन स्टेशनरी हो गई है तो इट मीन्स कि फिर रिवॉर्ड चाहे पुराना हो चाहे नया हो, बोथ मैटर। ठीक, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस अल्फा को चेंज करते हैं किससे, सॉरी इस 1 और n को हम चेंज करेंगे किससे, अल्फा से। बट फिलहाल इस बात को हम रहने दे रहे हैं। सो फिलहाल एज लॉन्ग एज द स्टेप साइज इज 1 और n, दिस इज अ सैंपल एवरेज मेथड। यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या एक एजेंट हर टाइम स्टेप पे सिर्फ एस्टिमेट्स ही लगाता रहेगा या फिर वो उन एस्टिमेट्स को यूज़ भी करेगा कि मैं हर दफ़ा एस्टिमेट क्यों लगाऊं? सपोज यहाँ मेरे पास एस्टिमेट आ रहा है सब, सपोज डिफरेंट एक्शंस हैं, एक्शन A1 है, A2 है, A3 है, और मैं टाइम इंस्टेंट फॉर एग्जांपल 100 पे पहुंच चुकी हूँ, t इज इक्वल टू 100 पे। अब इस पे A1 की एस्टिमेट आया मेरे पास 20, ये 23 है और ये 100 है सपोज। अब क्या t इज इक्वल टू 101 पे अब मुझे कौन सा एक्शन लेना है, ये भी एजेंट करता है। एजेंट सिर्फ एस्टिमेट नहीं लगाता बल्कि उस एस्टिमेट के मुताबिक फिर उसने एक्शन भी लेना है। ठीक, अब तक हमने किसकी बात की थी कि हम सिर्फ एस्टिमेट्स निकाल रहे थे, लेकिन एस्टिमेट्स क्यों निकाल रहे थे? ताकि हम एक्शन ले सकें। तो कौन सा एक्शन लेना चाहिए हमें? जिसके ज़्यादा होंगे। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीडी अप्रोच, कि आप हर टाइम स्टेप पे वो एक्शन लेते हैं जो आपको मैक्सिमम एस्टिमेट दें। बट हमने क्या कहा था कि अगर हमने स्टार्ट में इनिशियल, सपोज आप यहाँ पे स्टार्ट में अगर आपने ग्रीडी अप्रोच यूज़ कर ली तो इसका नुकसान क्या है? चलें आपने दूसरे टाइम स्टेप में ही ग्रीडी अप्रोच स्टार्ट कर ली तो आपने एक ही एक्शन की वैल्यू पे जाते जाएंगे ना। स्टार्ट में तीनों 0 थे, सपोज आपने एक्शन A1 लिया, एक्शन A1 का एस्टिमेट बेस्ड ऑन इट्स रिवॉर्ड सपोज 2 हो गया, तो फिर तो A1 ही लेता रहेगा अगर हम ग्रीडी अप्रोच को कहते हैं। जो सबसे लेटेस्ट है उसको दूसरे एक्शन के साथ कंपेयर करें सर, लाइक उसके प्रीवियस जो दूसरा एक्शन है अगर A1 की नई वैल्यू आई तो सिर्फ उसको A2 से ही कंपेयर करें, अगर उसमें कम छोटा हो तो फिर सपोज ये तो आप 2 की बात करें, सपोज वी हैव 3 एक्शंस, अब तीनों में से हम कौन सा लें? हो सकता है कि आप A2 को लें बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, हो सकता है आपने A3 को भी एक्सप्लोर ही ना किया हो। ठीक, तो हमने कब ग्रीडी होना है और कब हमने एक्सप्लोर करना है। सो ये देखें, अब अगर मैंने टाइम स्टेप सपोज 3 पे A1 की एक्शन वैल्यू आई है 3, 2 की एक्शन वैल्यू आई है
अब तक 5 है ना, ठीक। अब 3 पे मैं टाइम स्टेप 4 पे मैं कौन सा एक्शन लूँ? मुझे तो फिर A1 और A2 में से A1 ही लेना पड़ेगा। मैंने A3 ले नहीं रही, हालांकि A3 कभी एक्सप्लोर ही मैंने नहीं किया। A2 लूँगी, यस, ठीक। हाला, लेकिन हो सकता, क्या पता कि A3 की वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन उसकी चूंकि हमने लिया ही नहीं था वो एक्शन, तो उसकी वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई, तो इट मीन्स कि वो 0। तो ग्रीडी अप्रोच इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ट। तो क्या फिर हम सिर्फ एक्सप्लोर ही करते रहें हर दफ़ा? नहीं, तो हर दफ़ा एक्सप्लोर करना भी नहीं, आपके पास एस्टिमेट्स अब आ रहे हैं, अब तो थोड़ा बहुत अपनी, सो इट मीन्स कि कभी हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और कभी हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉइटेशन डायलेमा जो भी है, कि ज़िंदगी में कितना एक्सप्लोर करना है, कितना एक्सप्लॉइट करना है, ये हमेशा एक चलता रहता है, ठीक। सो यस, तो वो फिर हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं, एप्सिलॉन इसमें ले आएंगे और अल्फा पैरामीटर ले आएंगे, जो हम ट्यून कर सकते हैं कि कब कितना एक्सप्लोर करना है और कितना नहीं करना। सो सपोज कहाँ गया, लेट्स फाइंड द काउंट। So how to choose actions? सो अगर तो हम हमेशा उस एक्शन को लें, इस क्वेश्चन को देखें जिसकी एस्टिमेट मैक्सिमम हो, सो वी कॉल इट ग्रीडी एल्गोरिथम। सो इफ एट एनी टाइम स्टेप t यू टेक दैट एक्शन, ठीक है, कि जो जब उस एक्शन को आपने यहाँ पे प्लग इन किया और उसकी q की वैल्यू मैक्सिमम आई, उसको हम रीड कैसे करते हैं? देखें, मैक्सिमम QT ऑफ A आपको क्या देगा? तमाम एक्शन में से जिसकी Q वैल्यू मैक्सिमम होगी वो Q वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैक्स का फार्मूला आप किस पे लगा रहे हैं? QT पे लगा रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होती आएगी? QT ना। आपको वैल्यू मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि उस वैल्यू किस एक्शन की थी आपको वो चाहिए। तो इट मीन्स कि आपको वो आर्ग्यूमेंट चाहिए A जिसके लिए इस Q की वैल्यू मैक्सिमम थी। अगर तो मैं सिर्फ R घटा दूँ, वो स्लॉट मशीन चाहिए, वो स्लॉट मशीन चाहिए, ठीक। अगर मैं R, जी टाइम क्या है? T है कि हर टाइम इंस्टेंट पे हम कौन सा एक्शन लेंगे? वो एक्शन लेंगे जिसकी Q वैल्यू मैक्सिमम होगी। यस, सो अगर मैं R घटा दूँ तो ये तो मुझे सिर्फ Q वैल्यू मैक्सिमम देगा, मुझे Q वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो एक्शन चाहिए जिसकी Q वैल्यू मैक्सिमम थी। ये मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, ये आपको आगे रिसर्च पेपर्स में भी अभी पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ेंगे तो ये मिलते रहेंगे। तो सो दिस A, अब ये A नीचे लिखने का क्या मतलब है कि इस A हम, देयर आर मल्टीपल A's, तो हर A को 1 by 1 प्लग इन करते जाएंगे, हर एक की कोई ना कोई Q वैल्यू आएगी, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकालेंगे, और किस एक्शन के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर AT, ठीक। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड ग्रीडी अप्रोच। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमेशा ग्रीडी रहना अच्छी बात नहीं है, तो समटाइम्स हम ग्रीडी होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम ग्रीडी होंगे, बट समटाइम्स हम ग्रीडी नहीं भी होंगे। जब ग्रीडी नहीं होंगे इट मीन्स कि हम क्या करेंगे? ग्रीडी होना इज एक्सप्लॉइटेशन। आप अपने करंट नॉलेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको कौन सा नॉलेज है? QT का। आप इस नॉलेज को एक्सप्लॉइट करके बीइंग ग्रीडी हो रहे हैं, बट समटाइम्स आपने एक्सप्लोर भी करना है। सो एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट दैट टेल्स यू कि कितनी दफ़ा आपने एक्सप्लोर करना है। सपोज इट इज़ 0.2, तो 0.2 का क्या मतलब है कि 20% ऑफ द टाइम्स यू विल चूज एन एक्शन रैंडमली एंड 80% ऑफ द टाइम यू विल चूज एन एक्शन बेस्ड ऑन इट्स Q वैल्यू, ठीक। जो ये एप्सिलॉन होगा, जी। अगर हम ये बहुत ज़्यादा कर देंगे, हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है, और जब ये बहुत कम कर देंगे, उसके दोनों के इफेक्ट्स हम देखते हैं जुपिटर नोटबुक में, ठीक। व्हाट डू यू थिंक? एप्सिलॉन को 0 रखने का क्या मतलब होगा? हम ग्रीडी रहेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन को 1 करने का क्या होगा?
वन करने का क्या मतलब है? हर दफा हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, आंखें बंद करके चूज कर रहे हैं, हालांकि क्यू वैल्यूज आ रही है हमारे पास, उनको हम हर दफा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक, सो कितना एक्सप्लोर करना है, कितना एक्सप्लॉइट करना है, वो अभी हम देखते हैं वैल्यूज को चेंज करके। सो दिस इज अ सिंपल एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड। जी नहीं होता है, अभी मैं जुपिटर नोटबुक, हम बहुत स्लो जा रहे हैं मेरी अगर आउटलाइन के मुताबिक। हाँ लेकिन रीइंफोर्समेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट चलें, एल्गोरिथम को तो हमने वैसे भी रिपीट करना है, सिर्फ जुपिटर नोटबुक को रन तो करने देना मुझे, फिर बाकी आप खुद देखें। आई एम बीइंग ग्रीडी। ठीक, अच्छा थर्सडे वाली क्लास में, कल की क्लास में नहीं लेकिन थर्सडे वाली क्लास में वी विल हैव क्विज इंशाल्लाह। अब तक जितना पढ़ा है तो वो जो बुक मैंने अपलोड की है उसको पढ़ना स्टार्ट कर लें। बटन एंड साटो की बुक। जी सॉरी, क्विज थियोरेटिकल भी हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड सॉल्व करने को भी कह सकते हैं, क्यू वैल्यूज थी। अब मैं इसको बता नहीं रही कि क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आपको एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कुछ फिक्स की है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पे एल्गोरिथम की क्या परफॉर्मेंस है, अगर मैं इसको 0.1 करूं तो एल्गोरिथम की क्या परफॉर्मेंस होगी, और अगर 0.01 दूं तो परफॉर्मेंस को मैं किस तरह जज करूंगी। नहीं यानी एक एल्गोरिथम ने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज मुझे पता है, मैंने स्टार्ट में कहा था कितना क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह ये कल ही करेंगे क्योंकि आई थिंक इसको रन होने में भी टाइम। जी एल्गोरिथम प्रेस करने के हमें पता है ना, मतलब कैसे यहाँ पे एग्जैक्टली पता कैसे, वो हमने खुद से जनरेट की हैं। तो वी हैव क्रिएटेड अ टेस्ट बेड। व्हाट इज द टेस्ट बेड? बेंचमार्क का नाम सुना है ना, ये हैव डिफरेंट बेंचमार्क्स। तो एक बेंचमार्क हमने खुद से क्रिएट किया है जो कि हमें, जिसमें हमने खुद से क्यू वैल्यूज एज्यूम की हैं। चलें, ये फिलहाल वाकई में नहीं होगा। सो अटेंडेंस लेते हैं, ये नोटबुक, और कल की क्लास में फिर हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। जी वो हम बात करते जब प्रॉब्लम स्टेशनरी ना रहे, हाँ जब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए। अपलोड किया ना आपने? जी